अगर कोई कहे कि हमारी रसोई के डिब्बे में एक ऐसी दवा बंद है जो जो कैंसर की कीमोथेरेपी से होने वाली मतली को रोक सकती है और बिगड़े हुए लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर को भी सीधा 10% तक कम कर सकती है, तो शायद कोई यकीन ही ना करे। हाँ बिल्कुल। लोगों को लगेगा कि किसी जादुई जड़ी बूटी की बात हो रही है। सही बात है, मतलब कोई भी सोचेगा कि ये कोई बहुत महंगी विदेशी दवा होगी, लेकिन नहीं। आज हम उस साधारण सी चीज की बात कर रहे हैं जो हर भारतीय रसोई में है, यानी अदरक। हम रोज इसे चाय में कूट कर डालते हैं, सब्जियों में पीस कर डालते हैं, है ना? हाँ एकदम सही। पर क्या हम वाकई जानते हैं कि ये टेढ़ी मेढ़ी सी जड़ शरीर के अंदर जाकर असल में करती क्या है? चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ दादी नानी के नुस्खों की तारीफ करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन है विज्ञान को समझना। और हाँ, अगर हम में से कोई अदरक को चाय में घंटों खौलाकर पी रहा है तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि शायद वो तरीका बिल्कुल गलत है। सही कहा आपने। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्ञान तभी काम का है जब उसे सही संदर्भ में समझा जाए। हम अक्सर चीजों को बस अपनी आदत के हिसाब से इस्तेमाल करते रहते हैं। हाँ, बिना सोचे समझे। बिल्कुल। लेकिन जब आप किसी भी प्राकृतिक तत्व के काम करने के तरीके को मॉलिक्यूलर या रासायनिक स्तर पर जाकर देखते हैं ना, तो पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। आज हम इस विस्तृत चर्चा में सिर्फ क्या पर बात नहीं करेंगे, बल्कि क्यों पर बात करेंगे। मतलब ये काम कैसे करता है? हाँ, वो कौन सा मैकेनिज्म है जो एक इतनी साधारण सी जड़ को इतनी शक्तिशाली औषधि बना देता है, क्योंकि बिना विज्ञान को समझे हम उसका पूरा फायदा उठा ही नहीं सकते। एकदम सही। तो चलिए शुरुआत उसी चीज से करते हैं जिसके लिए अदरक सबसे ज्यादा मशहूर है। मेरा मतलब है दर्द और सूजन। हाँ। हमारे घरों में पीढ़ियों से ये बताया जाता है कि जोड़ों में दर्द हो, घुटने दुख रहे हो, तो अदरक का इस्तेमाल करो। हाँ, ये बहुत ही आम घरेलू नुस्खा है ना? अब जब हमने इस स्रोत के विज्ञान को गहराई से देखा तो एक बहुत ही खास चीज का नाम सामने आया, जिंजरोल। बिल्कुल, जिंजरोल। डेटा बताता है कि ये एक प्राकृतिक तेल है या कंपाउंड कह लीजिए, जो बहुत ही ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो मैं ये सोच रहा था कि जब शरीर में सूजन होती है तो क्या ये जिंजरोल अंदर जाकर किसी प्राकृतिक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है? फायर एक्सटिंग्विशर? हाँ, मतलब क्या ये सच में सूजन की आग को बुझाने वाले यंत्र की तरह काम करता है? एक खतरे की घंटी। बिल्कुल। इस अलार्म के बजते ही वहां खून का बहाव एकदम से बढ़ जाता है, वो जगह लाल हो जाती है, गर्म हो जाती है और फिर वहां दर्द होने लगता है। इसी पूरी प्रक्रिया को ही तो हम सूजन या इन्फ्लेमेशन कहते हैं। मतलब शरीर खुद ही वो आग लगाता है। हाँ, ताकि उस जगह को सुरक्षित किया जा सके और रिपेयरिंग का काम शुरू हो। लेकिन समस्या तब होती है जब ये सूजन क्रॉनिक हो जाती है, मतलब लंबे समय तक बनी रहती है। तब ये फायदे की जगह नुकसान करने लगती है और बस यहीं पर जिंजरोल की एंट्री होती है। तो क्या जिंजरोल सीधे उस अलार्म को ही बंद कर देता है? एकदम सही पकड़ा आपने। हमारे शरीर में ना कुछ खास एंजाइम और केमिकल मैसेंजर होते हैं जो इस सूजन की आग को लगातार भड़काते रहते हैं। जिंजरोल अंदर जाकर सीधे तौर पर उन रास्तों को ब्लॉक कर देता है। अरे वाह! हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम पेन किलर नहीं है जो बस आपके दिमाग को सुन्न कर दे और दर्द महसूस होना बंद हो जाए। नहीं, ये दर्द के मूल कारण पर वार करता है, यानी उस सेल्यूलर आग को ही बुझा देता है। मतलब ये सिर्फ लक्षणों को नहीं दबाता, बल्कि बीमारी की जड़ पर काम कर रहा है। बिल्कुल। इसीलिए मस्कुलोस्केलेटल दर्द या आर्थराइटिस जैसी गंभीर समस्याओं में इसे इतना ज्यादा असरदार माना गया है। कमाल है। अच्छा, दर्द और सूजन वाली बात तो पूरी तरह से समझ में आती है, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है मतली, मतलब जी मिचलाना। हाँ, नौजिया। हम अक्सर देखते हैं कि लोग सफर में उल्टी आने पर अदरक वाली टॉफी खाते हैं। वो तो चलिए आम बात हो गई, लेकिन डॉक्टर सलीम का डेटा कहता है कि अदरक सिर्फ आम अपच में नहीं, बल्कि कैंसर की कीमोथेरेपी के बाद होने वाली असहनीय मतली या फिर प्रेगनेंसी वाली मॉर्निंग सिकनेस में भी काम करता है। हाँ, ये क्लिनिकली प्रूवन है। अब ये मेरे लिए सच में एक बड़ा सवाल है। देखिए, कीमोथेरेपी एक बहुत ही हैवी केमिकल प्रोसेस है ना? और प्रेगनेंसी में तो पूरी तरह से हार्मोनल बदलाव होते हैं। बिल्कुल, दोनों के कारण एकदम अलग है। वही तो, कारण इतने अलग अलग हैं, फिर ये एक ही जड़ दोनों जगह कैसे काम कर रही है? ये असल में मानव शरीर के सबसे जटिल सिस्टम्स में से एक को छूता है, जिसे हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। मतलब आपके पेट और आपके दिमाग के बीच का सीधा कनेक्शन। अच्छा। देखिए, मतली कोई पेट की बीमारी नहीं है जैसा कि लोग अक्सर मानते हैं।
मतली असल में आपके दिमाग का एक सुरक्षा तंत्र है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। दिमाग का, पेट का नहीं? हाँ, दिमाग का। जब भी दिमाग को लगता है कि शरीर में कोई जहर आ गया है या हार्मोन्स अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो वो पेट को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजता है कि जो भी अंदर है उसे तुरंत बाहर निकालो। ओह, तो मतलब कीमोथेरेपी के जो भारी केमिकल्स होते हैं, दिमाग उन्हें एक तरह का जहर मान लेता है और उल्टी का सिग्नल दे देता है। एकदम सही। अब होता क्या है कि हमारे पेट और आंतों की जो लाइनिंग होती है ना, उसमें सेरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं। जब ये रिसेप्टर्स ट्रिगर होते हैं तो दिमाग को सिग्नल जाता है और बहुत तेज मतली महसूस होती है। तो अदरक यहाँ क्या करता है? यहीं पर जिंजरॉल और इसका एक और साथी कंपाउंड है जिसे शॉगॉल कहते हैं, उनका काम शुरू होता है। ये दोनों जाकर सीधे इन रिसेप्टर्स पर बैठ जाते हैं और ये दिमाग और पेट के बीच के इस पैनिक वाले संचार को एकदम शांत कर देते हैं। मतलब घबराहट वाली कॉल काट देते हैं? हाँ, ये नर्वस सिस्टम को मैसेज देते हैं कि देखिए सब कुछ ठीक है, शांत हो जाइए, उल्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए चाहे वो ट्रिगर प्रेगनेंसी के हार्मोन से आ रहा हो या कीमोथेरेपी के केमिकल से, अदरक सीधे उस मेन स्विच को ही बंद कर देता है। वाह यार, ये तो सच में गजब का विज्ञान है। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आ रहा है। एक बात खटक रही है मुझे। अच्छा, क्या? अभी आपने कहा कि अदरक पेट के नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है ना? उसे एक तरह से सुला देता है ताकि मतली ना हो। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ रिसर्च ये भी कहती है कि अदरक हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा सक्रिय कर देता है, लिवर को उत्तेजित करता है। तो मेरा सवाल यह है कि जो चीज पेट को शांत कर रही है वही चीज उसे तेज कैसे चला सकती है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब ये तो एक ही समय पर ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों दबाने वाली बात हो गई ना? सुनने में ये बिल्कुल विरोधाभासी लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन शरीर के विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये पूरी तरह से तार्किक है। मैं समझाती हूँ। अदरक आपके पेट की नसों की जो घबराहट या ऐंठन है, सिर्फ उसे शांत करता है। अच्छा, सिर्फ ऐंठन को? हाँ, लेकिन इसके साथ ही वो आपके पाचन अंगों की कार्यक्षमता को बहुत बढ़ा देता है। जैसे ही अदरक पेट में जाता है, वो लिवर को सिग्नल देता है कि ज्यादा पित्त बनाओ, यानी बाइल जूस बढ़ाओ। हाँ। वो पेट की लाइनिंग को भी उत्तेजित करता है ताकि खाने को पचाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स ज्यादा मात्रा में निकलें। तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये पेट की फालतू की जो हलचल है उसे रोक देता है, लेकिन असली काम यानी खाने को तोड़ने का जो काम है उसे तेज कर देता है। समझ गया। और इसी खाने को तोड़ने की स्पीड को लेकर ना, इस स्रोत में एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम। हाँ, बिल्कुल। यहाँ बात सच में दोनों दिलचस्प हो जाती है। इसमें बताया गया है कि अदरक खाने को पेट से जल्दी नीचे आंतों की तरफ धकेलता है। इसे पढ़कर मुझे लगा जैसे कभी कभी हम बहुत भारी खाना खा लेते हैं, मान लीजिए छोले भटूरे ही खा लिए। हाँ, और फिर वो पेट में रखे रहते हैं। हाँ, वो घंटों पेट में पत्थर की तरह पड़े रहते हैं, भारीपन लगता है, गैस बनती है। तो क्या अदरक वहां जाकर एक ट्रैफिक कॉप यानी ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है, जो फंसे हुए खाने को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता है ताकि कोई जाम न लगे? ये ट्रैफिक कॉप वाला उदाहरण एकदम फिट बैठता है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। देखिए, जब किसी का गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम धीमा होता है तो खाना पेट में ही पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, यानी किण्वित होने लगता है। उसी सड़ने की प्रक्रिया से गैस बनती है, पेट फूलता है, अजीब सी डकारें आती हैं। अदरक क्या करता है कि वो पेट की मांसपेशियों के संकुचन को, उनके मूवमेंट को बेहतर बनाता है। वो सच में ट्रैफिक पुलिस की तरह सीटी बजाता और कहता है, चलिए चलिए, यहाँ भीड़ मत लगाइए, आंतों की तरफ आगे बढ़िए। क्या बात है। और जब खाना सही समय पर पेट से आंतों में चला जाता है तो ये जो गैस और भारीपन की समस्या है ना, ये अपने आप ही खत्म हो जाती है। सही बात है। और जब खाना सही से पचेगा, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उसका सीधा असर हमारे वजन पे भी पड़ेगा ही। बिल्कुल पड़ेगा। जो फैट लॉस और मेटाबॉलिज्म को लेकर क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस हमने देखे हैं, वो बहुत ही हैरान करने वाले हैं। रिसर्च बताती है कि अदरक हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMR को तेज करता है। और इसमें एक बहुत ही खास बात नोटिस की गई है, वो ये कि महिलाओं में ये हिप्स और कमर के आसपास जमे हुए जिद्दी फैट को टारगेट करता है, और पुरुषों में ये ओवरऑल बॉडी वेट को कम करने में मदद करता है। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक इतनी साधारण सी दिखने वाली जड़ हमारे शरीर की जमी हुई चर्बी को पिघलाने का काम आखिर कर कैसे सकती है?
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसके पीछे का जो विज्ञान है उसे थर्मोजेनेसिस कहते हैं। थर्मोजेनेसिस। हाँ, अब देखिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMR असल में वो ऊर्जा है जो शरीर तब खर्च करता है जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, बस आराम से सोफे पर बैठे होते हैं। अच्छा, खाली बैठे रहने पर भी ऊर्जा खर्च होती है? बिल्कुल, आपके दिल को धड़कने के लिए, फेफड़ों को सांस लेने के लिए जो बेसिक ऊर्जा चाहिए वो BMR है। अब होता क्या है कि अदरक खाने के बाद शरीर में थर्मोजेनेसिस होता है, यानी शरीर के अंदर का जो तापमान है वो हल्का सा बढ़ जाता है। जैसे हम अक्सर घरों में कहते हैं कि अदरक की तासीर गर्म होती है, क्या ये वही बात है? एकदम वही बात है। वो गर्माहट असल में आपके शरीर का इंजन तेज चलने की निशानी है। अब आप ही सोचिए, जब इंजन तेज चलेगा तो उसे ईंधन यानी फ्यूल भी तो ज्यादा चाहिए होगा ना? हाँ, बिल्कुल चाहिए। और जब शरीर को ये एक्स्ट्रा ईंधन चाहिए होता है तो वो सीधा आपके शरीर में जमे हुए फैट सेल्स के पास जाता है, उन्हें तोड़ता है और उनसे ऊर्जा निकालता है। इसे विज्ञान की भाषा में फैट मोबिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, फैट मोबिलाइजेशन। हाँ, अब क्योंकि महिलाओं और पुरुषों के शरीर में हार्मोन्स की वजह से फैट जमा होने की जगह अलग-अलग होती हैं। महिलाओं में अक्सर हिप्स और कमर पर और पुरुषों में पेट के आसपास या ओवरऑल। इसलिए अदरक का ये जो फैट पिघलाने का प्रभाव है, ये दोनों में अलग-अलग जगहों पर ज़्यादा साफ दिखाई देता है। मूल बात बस इतनी है कि ये आपके शरीर के कैलोरी बर्निंग इंजन को टॉप गियर में डाल देता है। कमाल की बात है। ये तो हो गई हमारे पेट और शरीर के बाहरी फैट की बात। लेकिन अब चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं, मतलब रक्त प्रवाह या ब्लड स्ट्रीम के अंदर चलते हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है। क्योंकि जो डेटा हमने डायबिटीज और ब्लड शुगर को लेकर पढ़ा है, सच कहूं तो वो मुझे थोड़ा अविश्वसनीय लगा। मैं समझ सकती हूँ। एक स्टडी का जिक्र था वहां, जहां कुछ लोगों को 3 महीने तक रोजाना केवल 2 ग्राम अदरक दिया गया, और उसका रिजल्ट पता है क्या था? उनका फास्टिंग ब्लड शुगर 12% तक कम हो गया, और इससे भी बड़ी बात, उनका जो HbA1c होता है ना, जो लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर का इंडिकेटर है, वो 10% तक नीचे आ गया। ये आंकड़े वाकई में बहुत प्रभावशाली हैं। अब मुझे यहाँ थोड़ा रुक कर पूछना है आपसे। सिर्फ 2 ग्राम, मतलब 2 ग्राम तो शायद एक छोटी चाय के चम्मच का भी चौथाई हिस्सा होता होगा। हाँ, बहुत ही कम मात्रा है। तो क्या सच में इतनी सी मात्रा HbA1c जैसे लॉन्ग टर्म मार्कर को वो भी 10% तक गिरा सकती है? मतलब ये तो किसी प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट या भारी डोज वाली दवाइयों के नतीजे जैसा लग रहा है। क्या इसमें थोड़ी अतिशयोक्ति नहीं लग रही? देखिए, आपकी शंका बिल्कुल जायज़ है। असल में हम लोग एलोपैथिक दवाइयाँ खाते खाते ना मिलीग्राम्स और भारी डोज के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है 2 ग्राम से क्या ही होगा। हाँ, दिमाग वैसे ही काम करता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो प्राकृतिक औषधियाँ होती हैं, उनमें जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो मात्रा में नहीं, बल्कि अपनी गुणवत्ता और टारगेटेड काम में माहिर होते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार 3 महीने तक वो 2 ग्राम जिंजरोल शरीर में डालता है तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। वो आपकी कोशिकाओं की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी? हाँ, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, ये क्या होता है? बिल्कुल, देखिए, डायबिटीज वाले जो लोग होते हैं, खासकर टाइप 2 वाले, उनके शरीर में इंसुलिन तो बन ही रहा होता है, लेकिन उनकी कोशिकाएं यानी सेल्स उस इंसुलिन के प्रति अंधी या बहरी हो जाती हैं। वो इंसुलिन की बात सुनती ही नहीं है। अच्छा। खून में शुगर घूम रही है, लेकिन कोशिकाएं अपने दरवाजे नहीं खोल रही कि उस शुगर को अंदर ले लें और इस्तेमाल कर लें। जिंजरोल क्या करता है, वो उन कोशिकाओं के तालों में एक तरह से तेल डालने का काम करता है। अरे वाह, क्या बात है। वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। अब कोशिकाएं बहुत आसानी से दरवाजे खोलती हैं, खून में से शुगर को अंदर खींचती हैं और उसे ऊर्जा में बदल देती हैं। एकदम सही। और क्योंकि HbA1c पिछले 3 महीने का पूरा रिकॉर्ड होता है, इसलिए 3 महीने लगातार अदरक खाने से वो पूरा का पूरा 10% नीचे आ गया है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। और इसी से जुड़ा है इसका अगला सबसे बड़ा फायदा, हार्ट हेल्थ, यानी आपके दिल की सुरक्षा। हाँ, शुगर और हार्ट तो जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, डायबिटीज के मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो जो बढ़ा हुआ शुगर है वो रक्त वाहिकाओं या नसों को अंदर से डैमेज करता है, उनमें बहुत ज्यादा सूजन पैदा करता है। हाँ, और मैंने इस रिपोर्ट में पढ़ा है कि खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL और ट्राइग्लिसराइड्स को भी अदरक कम करता है। साथ ही वहाँ एक बीमारी का नाम लिखा था, एथेरोस्क्लेरोसिस। हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि उम्र के साथ नसों के मोटे और सख्त होने की बीमारी है।
तो अदरक यहाँ नसों के अंदर कैसे काम कर रहा है? एथेरोस्क्लेरोसिस को आप ऐसे समझिए जैसे जैसे हमारे घर की पुरानी पानी की पाइपलाइन होती है ना, जिसमें अंदर से काई और जंग जमा हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। उम्र के साथ और हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से हमारी नसों के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल और प्लेक जमा होने लगता है। इससे नसें सख्त हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आगे चलकर हार्ट ब्लॉक हो सकता है। अब यहाँ अदरक का वही फायर एक्सटिंग्विशर वाला गुण वापस काम आता है। देखिए, नसों के अंदर प्लेक तभी जमता है जब वहाँ पहले से सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो। अच्छा, मतलब सूजन एक तरह से गोंद का काम करती है। हाँ, और जिंजरॉल अपने ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट गुणों से उस सूजन को ही रोक देता है। जब नसें अंदर से एकदम शांत और स्मूथ रहती हैं, तो कोलेस्ट्रॉल वहां चिपक ही नहीं पाता। इसीलिए विज्ञान में इसे एक बहुत ही बेहतरीन कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्टिव फैक्टर माना गया है। ये सब सुनकर तो यार ऐसा लग रहा है कि अदरक कोई आम जड़ है ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा एक मेडिकल किट है अपने आप में। बिल्कुल है। हमने देखा कि ये सूजन कम कर रहा है, उल्टी रोक रहा है, खाना तेजी से पचा रहा है, बीएमआर बढ़ाकर फैट पिघला रहा है और यहाँ तक कि ब्लड शुगर और हार्ट को भी एक साथ प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये सब जानने के बाद मेरे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आ रहा है वो ये है कि क्या हम इसे सही तरीके से खा भी रहे हैं? और यही सबसे जरूरी बात है। क्योंकि हम भारतीय तो हर चीज में अदरक डालते हैं, हम तो उसे घंटों तक चाय में उबालते हैं, सब्जियों में तेल के साथ भूनते हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? क्या ये सारे जो फायदे आपने बताए ये हमें रोज मिल रहे हैं? क्योंकि रिसर्च जो कह रही है वो तो हमारी रोजमर्रा की आदतों से बिल्कुल ही अलग लग रही है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, विज्ञान की एक पूरी शाखा है जिसे फार्माकोग्नोसी कहते हैं। फार्माकोग्नोसी? हाँ, यानी पौधों से मिलने वाली दवाओं का विज्ञान। ये विज्ञान हमें साफ साफ बताता है कि किसी भी प्राकृतिक चीज के अंदर के रसायन या केमिकल्स जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। आप उसे कैसे तैयार करते हैं, उसे कितनी गर्मी देते हैं, यही तय करेगा कि वो आपके शरीर में दवा का काम करेगा या सिर्फ एक स्वाद का। तो अगर मैं अदरक को सैलेड में कच्चा काट के खा लूं या फिर अपनी फेवरेट कड़क अदरक वाली चाय में खूब देर तक उबाल लूं, तो क्या मैं गलती कर रहा हूं? बहुत बड़ी गलती। अच्छा? हाँ, जब आप अदरक को बहुत तेज आंच पर या बहुत देर तक उबालते हैं, जैसे हम अक्सर चाय बनाते वक्त करते हैं, तो उसके अंदर के जो वाष्पशील यौगिक होते हैं यानी वॉलेटाइल ऑयल्स, जो असल में वो सारा जादू कर रहे हैं, वो भाप बनकर उड़ जाते हैं या फिर ज्यादा गर्मी से टूटकर नष्ट हो जाते हैं। ओहो। और दूसरी तरफ अगर आप उसे बिल्कुल कच्चा ही चबाकर खाते हैं, तो उसके कई औषधीय गुण उसके सख्त सेल्यूलर स्ट्रक्चर या उन रेशों के अंदर ही बंद रह जाते हैं। आपका शरीर उन्हें पूरी तरह से सोख ही नहीं पाता। मैंने ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि आपके पास एक बहुत ही महंगा एडवांस स्मार्टफोन हो, लेकिन आप उसे सिर्फ एक पेपरवेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। बिल्कुल सटीक उपमा है ये। है ना? आप उसकी असली ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, बस नाम के लिए खुश हो रहे हैं कि हमारे पास स्मार्टफोन है। एकदम सही। आप सिर्फ उसका स्वाद ले रहे हैं, उसके औषधीय गुण नहीं ले रहे। तो फिर सही तरीका है क्या? क्लिनिकल साइंस के हिसाब से वो परफेक्ट तरीका क्या है जिससे हम इसके सारे एल्कलॉइड्स और कंपाउंड्स का पूरा फायदा उठा सकें? सही और वैज्ञानिक तरीका बहुत ही विशिष्ट है। इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको 1 चम्मच अदरक को कद्दूकस करना है, यानी ग्रेट करना है। उसे चाकू से काटना नहीं है या साबुत नहीं रखना है। कद्दूकस क्यों? काटने में क्या बुराई है? क्योंकि जब आप उसे कद्दूकस करते हैं ना, तो आप उसके सेलुलर स्ट्रक्चर या उन बारीक रेशों को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, जिससे जिंजरॉल और बाकी सारे जो एल्कलॉइड्स हैं वो सतह पर आ जाते हैं, यानी बाहर निकल आते हैं। समझ गया। इसके बाद आपको इस कद्दूकस किए हुए अदरक को 1 ग्लास पानी में डालना है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण कदम। आपको इस पानी को सिर्फ इतना उबालना है कि उसमें ठीक 2 उबाल आएं। सिर्फ 2 उबाल? हाँ, सिर्फ 2 उबाल। उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं? लेकिन क्यों? हम तो हमेशा से यही सोचते हैं कि जितना ज्यादा उबालेंगे अर्क उतना ज्यादा और उतना गाढ़ा निकलेगा। और यही हम सबसे ज्यादा मात खा जाते हैं। देखिए, पानी चीजों को अपने अंदर घोलने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। हाँ, जब आप पानी को सिर्फ 2 उबाल तक गर्म करते हैं तो तापमान इतना परफेक्ट होता है कि अदरक के सारे औषधीय गुण, सारे विटामिन्स और एल्कलॉइड्स पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं। लेकिन क्योंकि आप उसे ज्यादा नहीं खौलाते, इसलिए उसके नाजुक और फायदेमंद ऑयल भाप बन के उड़ते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, वो पानी में ही सुरक्षित रहते हैं। ओके, तो कद्दूकस किया, पानी में डाला और सिर्फ 2 उबाल दिए।
उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बस इसे छान लीजिए और इसे दिन में 2 बार पीना है, दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद। हाँ। और एक बात ध्यान रहे, इसे एकदम खौलता हुआ या बहुत गर्म नहीं पीना है, इसे हल्का गर्म यानी ल्यूक वार्म ही पीना है। खाने के बाद क्यों पीना है, खाली पेट क्यों नहीं? क्योंकि खाने के तुरंत बाद पीने से ये उस गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को तुरंत एक्टिवेट कर देता है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ओहो, वो ट्रैफिक कॉप वाला काम। बिल्कुल, ये खाने को तेजी से पचाने में मदद करता है और उसी वक्त शरीर का मेटाबॉलिज्म अपने पीक पर होता है, तो ये सीधे ब्लड शुगर और इंसुलिन वाले काम पर लग जाता है। कमाल है। ये जानकर सच में मेरा तो नजरिया ही बदल गया है। हम लोग जिंदगी भर यही सोचते हैं कि हम कुछ हेल्दी कर रहे हैं, लेकिन असल में प्रक्रिया ही पूरा परिणाम तय करती है। मतलब आपने अदरक को कैसे पकाया है, ये ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आपने कितना अदरक खाया है। एकदम सही बात है। तो चलिए आज के इस गहरे विश्लेषण को अब समेटते हैं। आज हमने देखा कि कैसे हमारी रसोई में पड़ी एक टेढ़ी मेढ़ी सी जड़ असल में एक पूरा केमिकल पावर हाउस है। वो हमारे पेट की ऐंठन और मतली को शांत करती है, लेकिन पाचन और मेटाबॉलिक इंजन को बहुत तेज कर देती है। हाँ। वो फायर एक्सटिंग्विशर बनकर जोड़ों का दर्द और नसों की सूजन मिटाती है और इंसुलिन के ताले खोलकर 3 महीने में ब्लड शुगर को चमत्कारिक तरीके से नीचे ला सकती है। बिल्कुल। लेकिन ये सब जादुई फायदे तभी मिलेंगे जब हम स्मार्टफोन को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करना बंद करेंगे। हमें इसे सही तरीके से यानी कद्दूकस करके सिर्फ 2 उबाल वाले पानी के रूप में हल्का गर्म लेना है। सही कहा। जब हम अपनी परंपराओं को इस तरफ विज्ञान के चश्मे से देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि प्रकृति ने हमें कितने शक्तिशाली उपकरण दिए हैं। लेकिन किसी भी उपकरण का फायदा तभी है जब आप उसका सही मैनुअल फॉलो करें। बिना सही विधि के आप केवल स्वाद पा सकते हैं, सेहत नहीं। बिल्कुल सही बात है। और इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो मैं सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने केवल एक साधारण सी जड़ यानी अदरक का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। हाँ। जरा सोचिए, आज की इस दौर में जहां हम नई नई विदेशी सप्लीमेंट्स, रंग बिरंगी गोलियों और पाउडर के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं, क्या हम अपनी ही रसोई में मौजूद उन साधारण डिब्बों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? ये सोचने वाली बात है ना? हल्दी, जीरा, दालचीनी, इन सब का अपना एक जटिल रासायनिक और औषधीय विज्ञान है। हो सकता है कि हमारी रसोई ही दुनिया की सबसे एडवांस्ड और ताकतवर फार्मेसी हो, बस हमें इसका सही मैनुअल पढ़ना भी बाकी है।